इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आर्टिकल 32 के तहत नॉक करना, वो भी डायरेक्टली एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर और पूरी स्टेट मशीनरी के खिलाफ, सिर्फ पॉलिटिकल या इन्वेस्टिगेटिव कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि एक गहरा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल भी खड़ा करता है। क्या एक गवर्नमेंट एजेंसी अपने लिए फंडामेंटल राइट्स क्लेम करके आर्टिकल 32 इन्वोक कर सकती है? दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के खिलाफ पिटीशन फाइल की है। ईडी का एलिगेशन है कि कोल स्मगलिंग केस और आईपैक से रिलेटेड रेड्स के दौरान चीफ मिनिस्टर और स्टेट पुलिस ने इंटरफेयर किया, एविडेंस रिमूव हुआ और एजेंसी के स्टैट्यूटरी फंक्शनिंग ऑब्स्ट्रक्ट हुए। इस पिटीशन के फाइल होते ही लीगल सर्कल्स में पहला सवाल यही उठा है कि ईडी का कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। ये सवाल इसीलिए भी सीरियस हो जाता है क्योंकि आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था, एक ऐसी रेमेडी जो आम सिटीजन को स्टेट के एक्सेसिव पावर से बचाने के लिए दिया गया था। सभी जानते हैं कि आर्टिकल 32 का बेसिक स्ट्रक्चर ही ये है कि कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जब उसके पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रिपीट किया है कि इस ज्यूरिसडिक्शन का फाउंडेशन दो चीजों पर टिका है, एक पिटिशनर के पास कोई फंडामेंटल राइट हो और दूसरा उस राइट का एक्चुअल इन्फ्रिंजमेंट दिखाया जा सके। इसीलिए ट्रेडिशनली आर्टिकल 32 पिटीशंस सिटीजन्स फाइल करते रहे हैं और रिस्पोंडेंट्स हमेशा स्टेट होते रहे हैं। लेकिन इस प्रेजेंट केस में क्या ईडी को हम सिटीजन कह सकते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन? आपको क्लियरली बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन के हिसाब से गवर्नमेंट बॉडीज, डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज, चाहे वो ईडी हो या CBI हो या कोई मिनिस्ट्री, सब आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट माने जाते हैं। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स इनके लिए कंसीव ही नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले ये क्लियर कर दिया था कि फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर्ड इन फेवर ऑफ सिटीजंस एंड अदर्स अगेंस्ट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉट इन फेवर ऑफ द स्टेट्स अगेंस्ट यूनियन एक्शन। मतलब जो एंटिटी खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर स्टेट है, वो खुद फंडामेंटल राइट्स का बेनिफिशियरी नहीं हो सकती। उनके पास पावर्स और ड्यूटीज होती हैं पर फंडामेंटल राइट्स नहीं। इसी प्रिंसिपल का सबसे क्लासिक इलस्ट्रेशन है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 का केस। उस केस में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल लॉ को चैलेंज करते हुए आर्टिकल 31 के प्रॉपर्टी राइट का सहारा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया कि स्टेट अपनी कैपेसिटी में फंडामेंटल राइट्स क्लेम ही नहीं कर सकता। डिबेट हुई थी कि स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टी पर कंपनसेशन का राइट एक्सटेंड होता है या नहीं, लेकिन ब्रॉडर डॉक्ट्रिन क्लियर हो गया दैट स्टेट कैन नॉट बी अ पिटिशनर क्लेमिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आज के कंटेक्स्ट में इसका सीधा मतलब है कि ईडी या CBI जैसी एजेंसीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम सिटीजन लाइक राइट्स होल्डर नहीं मानता। अपनी रीसेंट पिटीशन फाइल करते हुए ईडी ने ये भी क्लेम किया है कि जब वो कलकत्ता हाई कोर्ट गए तो कोर्टरूम में रूलिंग पार्टी सपोर्टर्स की भीड़ आ गई, हियरिंग डिसरप्ट हुई और जज को प्रोसीडिंग्स एडजर्न करनी पड़ी और इसीलिए हाई कोर्ट का रेमेडी इल्यूजरी हो गया है। इसी वजह से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आर्टिकल 32 के थ्रू खटखटाया है और CBI इंक्वायरी तक की मांग की है। क्रिटिक्स मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखा जाए तो ये नैरेटिव इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट लीगली नहीं। इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना ईडी का स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट नहीं। रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करना स्टेट की जिम्मेदारी है, पर ईडी का पर्सनल राइट नहीं। उन्होंने कंफर्म किया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस लॉजिक पर ईडी को टोक चुका है। अप्रैल 2025 में जब ईडी ने छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम स्कैम को लेकर आर्टिकल 32 पिटीशन फाइल की थी, तब बेंच ने सीधा पूछ लिया था कि कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। कोर्ट ने रिमार्क किया था कि आर्टिकल 32 पिटीशंस आर ऑर्डिनरली फाइल्ड अगेंस्ट स्टेट एजेंसीज नॉट बाय देम। और थोड़ा लाइट हार्टेड बट पॉइंटेड टोन में बेंच ने कहा था, इफ द ईडी हैज फंडामेंटल राइट्स, इट शुड थिंक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल टू। इस कमेंट के बाद ईडी ने अपनी पिटीशन को विड्रॉ कर लिया था। इसीलिए अब क्रिटिक्स का मानना है कि ममता बनर्जी वाले केस में भी मेंटेनेबिलिटी का सवाल अनअवॉइडेबल हो गया है। काफी लीगल एक्सपर्ट्स ने इस मूव को बिजार कहा क्योंकि एक इन्फोर्समेंट एजेंसीज का अपनी ही इन्वेस्टिगेशन प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का आर्ग्यूमेंट बनाना कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रामर के अगेंस्ट जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ईडी ने इस बार एक टेक्निकल स्टेप लिया है। एजेंसी के साथ एक इंडिविजुअल ऑफिसर को भी पिटिशनर बना दिया गया। आइडिया ये हो सकता है कि अगर एजेंसी के राइट्स नहीं तो कम से कम ऑफिसर के पर्सनल राइट्स, जैसे आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी या आर्टिकल 19(1)G का लॉफुल प्रोफेशन कैरी करने का राइट प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं अगर उन्हें इलीगली ऑब्स्ट्रक्ट या थ्रेटन किया गया हो। पर प्रॉब्लम ये है कि रिलीफ जो मांगा जा रहा है, CBI प्रॉब, स्टेट मशीनरी पर डायरेक्शन और इन्वेस्टिगेशन प्रोटेक्शन, वो ऑफिसर के पर्सनल राइट्स का रेमेडी कम और फेडरल गवर्नेंस का इशू ज्यादा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ट्रेडिशनली इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 यूज करता है, ना कि एक एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज सॉल्व करने के लिए। हिस्ट्री भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है। 2019 के शारदा चीट फंड क्राइसिस में जब CBI ऑफिसर्स को कोलकाता पुलिस ने ब्रीफली डिटेन कर लिया था, तब मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया।
पर सीबीआई ने ये क्लेम नहीं किया था कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। कोर्ट ने इंटरवीन किया क्योंकि उसके पहले से इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में थी और सिचुएशन रूल ऑफ लॉ का ब्रेकडाउन दिखा रही थी, पर किसी जजमेंट में ये प्रिंसिपल ले डाउन नहीं हुआ कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करना फंडामेंटल राइट है। स्टेट गवर्नमेंट्स के केसेस में भी कोर्ट कॉशियस रही है और 2026 का तेलंगाना वर्सेस आंध्र प्रदेश वाटर प्रोजेक्ट डिस्प्यूट तो और भी ज्यादा क्लियर एग्जांपल है। तेलंगाना ने आर्टिकल 32 के अंडर पिटीशन फाइल की, पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत मेंटेनेबिलिटी फ्लैग कर दी और बोला कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिक मैकेनिज्म दिया है, दैट इज आर्टिकल 131, तो आर्टिकल 32 यूज करना अवॉइड करना चाहिए। बेंच ने कहा आर इशू इज मेंटेनेबिलिटी और सजेस्ट किया कि स्टेट को ओरिजिनल सूट फाइल करना चाहिए। तेलंगाना के काउंसिल ने आर्ग्यू भी किया था कि आर्टिकल 131 का एग्जिस्टेंस आर्टिकल 32 को बार नहीं करता, पर कोर्ट कन्विंस नहीं हुआ और बोला कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट के लिए आर्टिकल 131 मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव रेमेडी है। इसी लॉजिक को ईडी के केस पर अप्लाई किया जाए तो पिक्चर बहुत क्लियर है। अगर प्रॉब्लम सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स और इंटरफेरेंस की है तो वो फेडरल डिस्प्यूट है। उसके लिए प्रॉपर रूट आर्टिकल 131 है, जहां यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है। इसीलिए 2026 के इस केस में क्रिटिक्स का सवाल यही है दैट हैज ईडीज ओन फंडामेंटल राइट बीन वायलेटेड। सिर्फ एक कैजुअल रिमार्क नहीं बल्कि पूरे डॉक्ट्रिन का टेस्ट है। वेस्ट बंगाल केस में सुप्रीम कोर्ट का लाइकली अप्रोच ये हो सकता है कि पहले मेंटेनेबिलिटी एग्जामिन करे। अगर कोर्ट को लगे कि पिटीशन एसेंशियली फेडरल डिस्प्यूट है या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवियांस, तो या तो डिसमिस कर दिया जाएगा या ईडी को हाई कोर्ट वापस जाने को कहा जाएगा या फिर यूनियन गवर्नमेंट को प्रॉपर पार्टी बनाकर आर्टिकल 131 रूट सजेस्ट किया जाएगा। कोर्ट चाहे तो ऑफिसर के पर्सनल राइट्स वाले एस्पेक्ट को लिमिटेड सेंस में एंटरटेन कर सकता है, पर एजेंसी के लिए आर्टिकल 32 का दरवाजा वाइड ओपन हो जाए ऐसा प्रेसिडेंट सेट होना मुश्किल है। कंक्लूजन यही निकलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में आर्टिकल 32 सिटीजन का शील्ड है, स्टेट का स्वॉर्ड नहीं। ईडी जैसी एजेंसीज लॉ इन्फोर्स करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लॉ के विक्टिम्स नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन, प्रेसिडेंट और रीसेंट ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये सिग्नल दिया है कि गवर्नमेंट बॉडीज का आर्टिकल 32 यूज करना एक्सेप्शन हो सकता है, नॉर्म नहीं। ममता बनर्जी केस में भी कोर्ट के सामने असली सवाल ये होगा कि क्या ये पिटीशन किसी फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट है या सिर्फ एक हाई वोल्टेज सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉक पहनाकर सुप्रीम कोर्ट के डोर स्टेप तक लाने की कोशिश। अगर दूसरा जवाब ज्यादा कन्विंसिंग हुआ तो मेंटेनेबिलिटी पर ही केस अटक सकता है और शायद इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स कह रहे हैं कि अगर इस पिटीशन को बिना स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी के एंटरटेन कर लिया गया तो कल हर सेंट्रल एजेंसी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को फंडामेंटल राइट्स इशू बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी। ये आर्टिकल 32 के ओरिजिनल कैरेक्टर को डाइल्यूट कर देगा, जिसे BR अम्बेडकर ने आम आदमी के लिए बनाया था, ना कि सरकारी एजेंसीज के टेक्टिकल बैटल्स के लिए। आपका इस पर क्या कहना है? डू कमेंट एंड कीप फॉलोइंग अस।